मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की एक कहानी कसुमल रंग लेकर आई हूँ। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ। इन्होंने स्नाकोत्तर और एमफिल हिंदी साहित्य से किया। कश्मीर के हालात पर लिखी गई मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का उपन्यास शिगाफ लोगों के बीच काफ़ी चर्चित हुआ। इसके अलावा उन्होंने शाल भंजिका नाम का भी एक उपन्यास लिखा। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं। कठपुतलिया नाम की उनकी कहानी बहुत मशहूर हुई थी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी कसुमल रंग। एक ढोलो दूजी मरवड़ तीजो कसुमल रंग। महानगर की चहल पहल में मेरे आगे कई तरह के मौन मुखर प्रेम गुजरते रहे हैं। कई महान प्रेम मेरे सामने सामने ही अपनी चमक खो बैठे। 2 बरस पहले आंख के आगे गुजरा वो प्रेम आज भी जब याद आता है तो सारे प्रेम और उसके किस्से फीके लगते हैं। ऐसा प्रेम जिसके होने का समय के बीत जाने पर ही पता चला। यकीन मानिए, जब ये बीत रहा था तो न हमें पता था, न शायद उन्हें जिनके बीच ये बीत रहा था। क्या पता था कि पता ही हो, क्योंकि ज्ञात होने पर भी वो अज्ञात सा ही था। वो प्रेम था भी कि हमारा भ्रम था। जिनके बीच लगा कि ये है, वे भ्रमित थे कि हम। ये बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। उस प्रेम को किस्से की तरह सुनाना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है। वो था ही इतना आभासी और वायवी, जिसे बस मैं समझी कि वो जो मेरे साथ था पूरी बस में, और कोई नहीं समझा जब तक कि वो बस से उतरकर चली न गई। कहते तो हैं कि कोई कोई आंखें बहुत बोलती हैं, पर ये आंखें तो बोली ही नहीं, बस डोली 2 एक बार। वो बस से उतरी और पूरी बस की हलचलें ले गई। बस में बेजान से लोग रह गए, 10-12। उनमें मैं थी, वो था, और एक वो जो था जिसे मैं कथा का नायक कह दूं, बस का कंडक्टर। उसकी तो संपूर्ण चेतना, उसका खिलंदड़ापन वो अपने साथ ले गई। जब उसे अचेत सा देखा तब लगा, अरे कोई आंख में से सुरमे की तरह बहुत चुप्पी चतुराई से कोई इसका सब्रो करार लूट ले गया। इस पूरे पर शुरू से मैं गौर करती भी तो क्यों करती, मैं भी उस रोज़ कुछ अनमनी सी थी। अपने शहर से सालों बाद गुजरना कैसा रहा, कोई पूछता तब तो बताती। किसी ने पूछा ही नहीं, न लोगों ने, न उस शहर ने। वो शहर तो खुद अपनी शिनाख्तों से पीछा छुड़ाता हुआ मेरे आगे कोहरा ओढ़े बैठा था। मुझे ही कौन सा ठहरना था वहाँ। मैं तो बस कुसमय संयोग से ही वहाँ जा पड़ी 2 घंटों के लिए। मेरे साथ वो था जिसे नहीं होना था मेरे साथ। इसलिए भला ही था इस शहर का मुझसे और मेरा इससे बेशनाख्त होना। कमबख्त शहर ने अपने लैंडमार्क किले को भी मुझसे छिपाकर झट से कोहरे के गाढ़े कंबल में दुबका लिया था। मैं उसे ये भी न बता सकी कि देखो यही किला है जिसके किस्से मैं तुम्हें सुनाती थी। मैं न कहती थी कि जो किलों और विशाल खंडहरों की छांव में पलते हैं, उनके वजूद में एक अजब किस्म की रोमानियत रस आती है। वो बस अड्डे पर ही इधर उधर आंखें दौड़ाकर मेरे शहर, मेरे अतीत की टोह लेने लगा। फिर हंसकर बोला, तुम्हारे शहर की लड़कियां लंबी और सतर होती हैं। मैं मुस्कुराती हुई भी भीतर से कहीं अनमना सी गई। इन पुरुषों के भीतर कभी न बड़े होने वाले लड़के पर खींच हुई। हम अपनी आवारगी में फिलहाल कहीं से आए थे और कहीं नहीं पहुंचना चाहते थे, लेकिन कहीं तो पहुंचना था। ऐसी बस जो समय की रफ्तार को धीमा कर दे, हो सके तो रोक ही ले समय। हमें बस बदलनी थी। यहाँ सुबह 3 बजे हम उतरे थे मेरे इस पुराने शहर में। 1 घंटे ठंडी बेंच पर बैठे, फिर आगे के लिए वहीं से शुरू होने वाली एक बेहद साधारण बस में जा बैठे, जिसे अभी बहुत देर बाद में चलना था और रुक रुक कर गंतव्य तक पहुंचना था। मैंने बस की खिड़की से देखा। शहर ने कोहरे में किले को यूं छिपा लिया जैसे अलगाव के बाद मैं कोर्ट जाकर उससे अपना और उसका खिला ही कहीं न मांग बैठूं। खिला भी दम साधे बैठा था। बचपन कौंध कर मिट गया। मैं और भावुक होना नहीं झेल सकती थी। मैंने गहरी सांस ली। सिली हुई, धुआंती, गंधाती हुई हवा
बस में भरी हुई थी। उसके चौड़े कंधों पर खुद को टिका दिया। उसने अपना चेहरा मुझसे सटा लिया। मुझे संकोच हुआ। अपने शहर के लिहाज में फिर एक चिढ़ से उपजे विद्रोह में मैंने पलटकर चेहरा उसके सीने में घुसा दिया और अपने हाथ उसके कंधे से लपेट दिए। बस में पिछली कुहरीली रात अब भी कोनों में ठिठकी थी। उसकी देह की उष्मा पाकर मुझे झपकी आ गई। सर, कहाँ जाएंगे? बस से उतरकर काउंटर से टिकट लेना होगा। एक ताज़ा नहाया गोरा युवा चेहरा सामने खड़ा था। उसके हाथ में बस कंडक्टर वाला थैला नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी टिकट काटने वाली। उसके आने के साथ बस में हलचलें फैल गई। वो जीवंत युवक था। पौ फट रही थी। बस को चलने में अब भी आधा घंटा बाकी था। हम बतियाने लगे। कुछ प्रेम, कुछ जमाना, कुछ उम्र, कुछ अनुभव और उसका वर्तमान। मेरा वर्तमान कोहरे से भरा था। कोई अतीत किला बनकर पीछे छिपा था। फौजिया, तुमसे शादी कर लेता मैं, अगर थोड़ा और बोहेमियन किस्म का आदमी हो पाता। थोड़ी सी कमी रह गई। न चाहकर भी कुछ हिस्सा दुनियादारी का बचा रह गया भीतर। शैलेश कसमसाया। बातें, ये बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे। मैं गुनगुनाने लगी तो कंडक्टर ने मुड़कर देखा। तो बन जाओ पूरे बोहेमियन, अब भी क्या बिगड़ा है? इस पर तुम कहोगे बच्चे क्रूशियल उम्र में हैं। अब जाने दो ना, यूं भी बीतती उम्र की शादी नाइटमेयरिश है। सारी हम ख्याली धरी रह जाती है निजी स्पेस की आदत के आगे। वो वाक्य पूरा ही न कर सका था कि मैं आवाज़ बिगाड़ कर बोली। वो चुपचाप मेरे चेहरे पर पुती कड़वाहट देखता रहा। उसकी काली सफ़ेद घनी मूछें थरथराई। शायद कोई बात वो होठों पे लाने से पहले गटक गया। थोड़ी देर एक मौन हमारे बीच बिलखता रहा। फिर वो बोला मुझे बाजुओं से अपनी तरफ खिसकाते हुए, जानता हूँ एक बार कलकत्ता लौट जाने के बाद तुमसे दूरियां हो जाएंगी, लेकिन मैं आता रहूँगा ना। यार, तुम बहुत अच्छे क्यों हो? बिना गिल्ट के इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते? मैं बुरी तरह खींच जाना चाहती थी। ये ख़त्म होना नहीं है, ये रहेगा। वो पता नहीं किसे बहला रहा था। ये पैटर्न तो वही है शैलेश, जो एक्सपायरी डेट आने पर हर प्रेम का होता है। सुनो, गिल्ट मत रखो मन में। एक दिन तो लौटना था। रहा प्रेम तो उस अजनबियों की भीड़ भरी दुनिया में हम दोनों की ज़रूरत भर था। अब तुम, अब मैं, अपना क्या? हंसकर ज़रूर कहा मैंने, पर मन भंगूर हो रहा था। मेरा मतलब तुम भी वो कंक्रीट का जंगल छोड़कर इस शांत रोमानी शहर में लौट आओ। तुम्हारा अपना शहर कोई तो होगा ना यहाँ। उसके हाथ स्नेह से भरी मेरी ठंडी उंगलियां गर्म कर रहे थे। यहाँ मेरे लिए क्या काम होगा? अम्मी के जाने के बाद कोई अपना नहीं रहा शैलेश। रिश्ते के भाइयों रिश्तेदारों की भीड़ से बेहतर वही भीड़ है मेट्रो शहर की, जहाँ खुद को कैम्पोफ्लेज किया जा सके आसानी से। जैसा तुम कह रहे हो कि यानी वहाँ तुम्हारे अक्सर आने की उम्मीद बची रहेगी। हम बेजा बातों के लच्छे लपेट रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं बचा था। मन सुन्न था, अलगाव की आगत आहट से। बीतते पर संशय था। मेरे मन का एक हिस्सा उसे तमाम जद्दोजहद से थक हार कर पूरी तरह भूलना चाहता था और दूसरा हिस्सा भूल जाओ के ख्याल मात्र से चीख पड़ता था, जैसे किसी ने पके घाव को छू भर लिया हो। मन के कई नहीं तो कुछ हिस्से होते होंगे। ये उस पल में एकदम सत्य प्रतीत हुआ। फिर 9वीं कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर बनी हृदय की संरचना याद आ गई। आलिंद और निलय और उनसे निकलती धमनियाँ, शिराएं। मैं अपने दिल के विरोधाभास पर घबरा गई। मैं काउंटर से टिकट लेकर आती हूँ। मैं बस से उतरकर ताज़ी हवा खाना चाहती थी। मैं उसे ये कहने का साहस जुटाना चाहती थी कि मेरा एक मन तुम्हें भूलने की भूमिका बना चुका है। दूसरा मन जो चीख कर रोता है तुम्हारे लिए, एक दिन वो भी चुप हो जाएगा। मेरे जीवन के सारे दरवाजे तुम पर बंद हो जाएंगे कि
फिर कभी लौटो भी, तुम तो शहर में एक ही व्यक्ति होंगी जो तुमसे मिलने में कतराएगा। बेहतर है आज ही रोक लो इस प्रेम को भौथरा होने से, कुछ करो। युवा कंडक्टर मुझे देख रहा था। मैं अकेले गर्दन ऊपर किए धुंध का नमकीनपन सांसों के अंदर ले रही थी। मैं नियमित तौर पर सिगरेट नहीं पीती, पर उस पल दिल ने चाहा और मैंने बगल की चाय पान की दुकान से खरीद भी लिया एक पैकेट सिगरेट का। मेरे सिगरेट सुलगाते ही कंडक्टर चौंका। उसने मेरे समेत चाय की दुकान पर खड़ी बस की सवारियों को इशारा किया बस में बैठने का। बस का ड्राइवर सीट पर आ जमा। मैंने जल्दी जल्दी 5-7 कश लगाए और आधी सिगरेट पास खड़े ठिठुरते भिखारी को दे दी। मैं भीतर आकर उससे पास बैठ गई। उन सोची हुई बातों के दबाव से मन वाष्प होता। उससे पहले बस चल पड़ी। बस के चलते ही दृश्य बदलने लगे। समय बदलाव की हरकतों से भर गया। उससे सटते ही सारा सोचा हुआ बेमानी हो गया। आह, कितना शांत है ये व्यक्ति, स्थिर और गहरा, प्रेम की गरिमा में डूबा, निभाता हुआ लगातार, मेरी अनवरत आशंकाओं और नकारात्मकता को थपथपाकर मिटाता हुआ। हमें शुरू से ही जिस प्रेम का भविष्य पता था, उसे इस गरिमा से यहाँ तक लाने में सारा श्रेय इसी का था। मैं तो बात बात पर कैंची चलाने वालों में से थी। एक आतप्त प्रेम के बाद दुनियादार दुनिया में लौट जाना शुरू से ही तय था। मैंने गहरी सांस लेकर उच्छ्वास छोड़ी। उसके 2 दिन से बिना शेव किए गालों से टकराई। उसने अखबार रख दिया। अपने लंबे बाजू मेरे कंधे पर लपेट दिए। मेरी टखनों तक लंबी घेरदार स्कर्ट में उलझे उसके हाथ मेरे ठंडे घुटने छू रहे थे। मेरी उंगलियां रह रहकर उसकी कनपटी से अपनी यात्रा शुरू करती। बड़ी दाढ़ी से होकर कॉलर बोन से टकराती, फिर सीने पर उतर आती। कंडक्टर की निगाह उचटकर गिरती हमारी मध्य वयस्क की निकटताओं पर एक तटस्थ हैरानी के साथ सर्र से फिसल जाती। हम दोनों कलाकार थे, दुनियादार हद तक सफल भी। हमारे पेंटर जोड़ी उस मेट्रो शहर में लोकप्रिय थी। हमने दुनिया जहान में 7 चित्र प्रदर्शनियाँ की थी। कुछ प्रसिद्ध म्यूराल्स साथ बनाए थे। हम दोनों आधुनिक भी थे, बोहेमियन भी। वो कंडक्टर कस्बाई था, तनिक गंवई भी। बस शहर ही में टहलकदमी कर रही थी। दरगाह, सुखी गंभीरा का पुल, कलेक्ट्रेट, और फिर रुक गई थी बस। स्पर्शों बातों के व्यतिक्रम में अटके हम दोनों बीतते समय से खेल रहे थे। मेरी लंबी चोटी ढीली होने लगी थी, वो उससे खेलने लगा था। मैंने अपनी आंखें खिड़की के बाहर मोड़ दी, जो कि सहसा भर आई थी, जाने आखिरी बार इस शहर को विदा देते हुए या उससे आखिरी बार की इस मुलाकात के बीतते चले जाने से। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बल्कि कुछ सीटें तो खाली थीं। शहर छूटते हुए सुबह कोहरे से बाहर आ गई थी। बस में कस्बाई यात्री थे, लीर लीर हो गई पगड़ी वाला बूढ़ा किसान, थकान से भरी गंधाती गाड़ियाँ, लोहारन, पंचायत समिति के स्कूलों में पढ़ाने जाती रोज़ आने जाने वाली बहनजियाँ। बहुत जाना और जिया हुआ था ये सब। हम दोनों सबसे आगे बैठे थे। मैं हमेशा से जानती थी कि हमारा प्रेम लोगों की निगाह में खटकने जैसा मुखर है, वहाँ भी और यहाँ भी। हमारी उम्र का फ़र्क, मेरे मुस्लिम नुकूस ही नहीं बल्कि बातचीत लहजा भी। लेकिन हम हर तरफ से जानबूझकर बेखबर थे। अपने प्रेम के संभावित अंत के कारण कुछ विद्रोही भी हो रहे थे। बातें चुक रही थी। एक दूसरे से सटे बैठे थे हम। शैलेश पल पल चुकते सानिध्य की शेष उष्मा से उगने लगे थे। मैं भी उगना चाहती थी, पर मेरी नाभि के आसपास कोई चक्रवात घुमड़ रहा था। क्या ये वही कविता थी जो रात नाभि के आसपास गूंजी थी? जब मैं उसके कंधे पर टिकी, मेरा सिर नहीं रहा, कोई तरकती चट्टान बन गया। उसने आंख खोलकर आंख ही से पूछा, क्या? मत जाओ ना। मगर मेरा गला सूखकर कटीला थूर बन गया। शब्द जो बाहर आना चाहते थे उन कांटों में फंसकर मर गई तितलियों में बदल गए। यूं भी अर्थ क्या निकलता निरर्थक शब्दों का। कुछ गांव पीछे छूट गए थे। टिकट बांधते हुए युवा कंडक्टर सबसे बतिया रहा था, हाल चाल पूछ रहा था, रोज जाने आने वालों से। किसी वृद्धा यात्री से मजाक भी कर रहा था। एकाएक उसकी अस्थिरता बढ़ गई। वो हमारे पास आकर बोला, सर ये सूटकेस उधर को खसका दो।
मेरा सूटकेस ड्राइवर के केबिन के ठीक बाहर रखा था। मेरे चेहरे पर प्रश्न उभरा कि क्यों भाई? तो वो बोला, सवारियां आएंगी ना। केबिन में बस एक लंबी सीट थी बस के स्टाफ के लिए। बस में पीछे खाली सीटें थीं। उसके कहने से सूटकेस हमारे पैरों के नीचे आ फंसा। हमारी आरामदेह मुद्रा खंडित हो गई। हमने उसे मन ही मन कोसा। फिर वो हमारी सीट के पास सर पर खड़ा हो गया। हमारी सीट के ऊपर सामान रखने वाली जगह में हमारे बैग को वो खिसका रहा था। शैलेश ने शांत भाव से पूछा, अब क्या हुआ? सर, यहाँ ऊपर मेरा गद्दा और रजाई है, बिछाकर आराम करूँगा। आप बोलो तो आपका सूटकेस ऊपर रख दूँ। श को स और स को श या फिर स को ह कहने का निपट मेवाड़ी ढंग मुझे गुदगुदा गया। उसने जोर लगाकर सूटकेस हमारे पैरों से निकालकर ऊपर फंसा दिया। हम फिर स्वतंत्र थे, पैरों में पैर उलझाने को। कंडक्टर के चेहरे पर बहुत दबी मुस्कान मुझे दिखी। वहां से उसने अपना गद्दा और रजाई निकाला। ड्राइवर के केबिन में सीट पर करीने से पहले उसने रजाई बिछा दी। अंदर इंजन के ढके बोनट नुमा हिस्से पर उसने गद्दा यूं पसार दिया। उसका नीड़ सा तैयार था, पर वो सोने की जगह बस में घूमकर टिकट के पैसों की वसूली कर रहा था या चिल्लर लौटा रहा था। काका सा, फटाफट हिसाब पूरा कर लो। ये लो बाकी के 7 रुपए। किस किस का टिकट बाकी है? जल्दी जल्दी करो आंटी जी। जब तक वो निपटा टिकट बांटने चिल्लर लौटाने के काम से, तभी बस रुकी। किसी कस्बे के बाहर बना बस स्टैंड था। वो चिल्लाया, गुलाबपुरा गुलाबपुरा। एक मरून लुगड़े वाली भीलनी अपने बच्चे के साथ बस के भीतर झांकी। शाहपुरा में शहर के अंदर जाएगी बस? वो झपट कर बोला, नहीं जाएगी, हटो हटो। भीलनी ने फिर तस्दीक करना चाहिए भीतर की सवारियों से, तो वो अब तक मिट बोला युवक लगभग अधैर्य से चीख पड़ा, कहाँ लेना ही जाएगी? हटो, मैडम को आने दो, आओ आओ। मैं शैलेश के पैरों के स्पर्शों की बहक में मैडम को देख न सकी। जब उभरी तो एक पतली सी सांवली युवती सफ़ेद साड़ी और बहुत हल्के क्रीम कलर के शॉल को ओढ़े केबिन में बहुत सद्भाव के साथ पैर उठाकर घुसी और सीट पर बैठ गई। हलचलें कह रही थी कि पीछे सीटें खाली हैं। मुझे लगा उसको आगे केबिन में बैठने का शौक होगा, क्योंकि बस में एकदम आगे और कांच के सामने बैठे बदलते दृश्य देखे जाने में आनंद तो है। जरूर किसी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी वो मैडम। उस पर शुरू में मैंने गौर नहीं किया। काबिले गौर था भी क्या? उससे कोई शब्द, गंध, मद कुछ उत्सर्जित नहीं हो रहा था, बस एक बहुत गहरी उदासीनता पूरे व्यक्तित्व में। कंडक्टर महोदय इंजन के उभार पर बिछे गद्दे पर विराजमान थे। हल्के सुर में राजस्थानी गाने चल रहे थे। उड़ियो रे उड़ियो, डोडो डोडो जाए रे, मारो सुवटियो। मेरी कल्पनाओं के कोटरों से तोते निकलकर उड़ने लगे हरे बचपन की ओर। कुछ देर बाद हम दोनों प्रेम के अतिरेक से उबरकर आसपास का जायजा ले रहे थे। अपने आसपास के दृश्य में गहरी दिलचस्पियों के साथ हम दोनों ने कुछ चीज़ों को एक साथ नोटिस किया। उस युवती के सांवले साधारण चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों ने मेरा और शैलेश दोनों का ध्यान खींचा। बहुत सुंदर आंखें, पर उनमें ये पीड़ा जैसा क्या था? फिर हमने गौर किया उसकी सफ़ेद साड़ी और क्रीम कलर दुशाले पर। वह वैधव्य ओढ़े थी या वैधव्य उसे ओढ़े था। मैंने और शैलेश ने एक दूसरे को देखा, बिन कहे कहा, आज के ज़माने में भी कितनी बच्ची सी है ये तो। वो सतर बैठी थी सीट पर बिना पीछे टिके, शॉल कसकर लपेट रखा था। होठ भिजे हुए थे कि बस में चलती किसी भी हरकत पर फड़क न उठे। बहुत लंबे अंतराल से वो बिना सिर मोड़े बड़ी गहरी नज़र से स्लो मोशन में सबको देखती। लौटते हुए बस कंडक्टर के वजूद पर फास्ट फॉरवर्ड हो जाती, जो बिल्कुल उसके सामने लेटा था। सफ़ेद कमीज, बिना बाहों की नकली लेदर की भूरी जैकेट और जींस में। विधवा की मांग से सूना तो कुछ नहीं होता, शैलेश मुझसे फुसफुसा कर बोला। बेवा न हो तो सिंगल हो। मैं गैर शादीशुदा हूँ। सफ़ेद कपड़े मेरी भी पसंद में शुमार हैं। मांग आजकल कोई नहीं भरता। हाँ, तुम्हारे प्रदेश में आज भी नाक से लेकर। मैंने उसके कान में कहा तो युवती समझ गई कि हमारी कन्फ्यूजियों का केंद्र वो है। तो तुम खुद ही को देख लो ना। गौर किया हो तो लड़कियां, शादीशुदा औरतों की मांग में ये सन्नाटा नहीं होता, किसी शहर की बंद छोर वाली मजलूम गली सा। शैलेश के ऐसा कहने मात्र से मुझे उसकी मांग कोई उजाड़ सूनी गली लगने लगी।
और उस पर बहुत बड़ी और खरी बरौनियों वाली आंखें, गली के मुहाने पर उगे दो पीपल जो उठती तो उदास करती ही, गिरती तो रुला ही जाती। एक तटस्थ और अडिग दुख वहां जमा था। उसकी आंखें केवल आंखें नहीं थी, चांदनी में सुलगता हुआ कोई रेगिस्तान थी। सारे संसार में विधवाओं की पोशाक चाहे जैसी हो, वे मांग भी न भरती हूँ, पर आंखों का सूनापन अनायास किसी लहलहाते खेत का बंजर और रेतीला हो जाने जैसा था। पूरी सफेद साड़ी कोमल संभलाई देह पर विराग जगाए लिपटी थी। पैर में सादा अंगूठे वाली काली चप्पल, स्याह बालों को पूरे अनुशासन में जमाकर पल्ले की निगरानी में भीतर रखा था। रंग बस चौल में था, हल्की पीली झाई जो वैधव्य भंग करना चाहती है। क्या पता ये किसी एसटीसी स्कूल या बीएड कॉलेज की यूनिफॉर्म। कंडक्टर की अस्थिरता अब थमी थमी सी। वो इंजन के बोनट नुमा उभार पर गद्दे पर सर के नीचे हाथ फंसाए अधलेटा, चुप मगर सुखी सा। कोई रूहानी खुशी उस पर तारी थी। वो सीधे देख रहा था चलती बस के नीचे लिपटती रपटती जाती सड़क को। वो किसी को भी कनखियों तक से नहीं देख रहा था। मेरा मतलब एकदम बगल में बैठी इस युवती तो मानो जानबूझकर नहीं देख रहा था। हालांकि उसकी देह भाषा से अलग लग रहा था कि एक परवाह सी फिर भी है। उसे उसके प्रति कोई सहानुभूति या कोई सरोकार लगातार था, लेकिन मानो उसके उस दिशा में देखने मात्र से कोई पवित्रता थी जिसके भंग हो जाने का खतरा हो, किसी बहुमूल्य भाव के बहुत कुछ सस्ता हो जाने की शंका हो। ये संयम ही तो था उस कंडक्टर का जिसे मैं और शैलेश एक साथ महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ तो था उनके बीच जो साइलेंट मेलोडी बस की गुनगुन में तैर रहा था। वो बीच बीच में बस में चल रहे गानों को सिस्टम में अलट पलट देता या वॉल्यूम तेज कम करता। कुछ हल्के रुमानी गानों पर वो वॉल्यूम एकदम कम कर देता, गहरे मार्मिक गानों पर कुछ बढ़ा देता। लोकगीतों की धुनों में भी मर्म बींधती रागनी बजती है। मारूथारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवड़ तीजो कसूमल रंग। मैं मुस्कराई। शुरुआत में हमारे सांचे चित्रों में भी शैलेश चकित हो जाता था। यार ये कौन सा रंग है जो तुम हर चित्र में ले आती हो? न जामुनी, न लाले, न गुलाबी, न लाल, न मजेंटा। तब मेरी सो चुकी याददाश्त के चलते मेरे पास उत्तर नहीं होता था। आज है। मैंने शैलेश से कहा, सुनो, वो रंग जो तुम पूछते थे ना कि ये कौन सा इजाद है तुम्हारा, तो उसका नाम है कसूमल रंग। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब्बा बताते थे मेवाड़ी वॉल पेंटिंग में ये रंग हिंगलू रंग में पीले की एक मात्रा मिलाने से बनता है, पर तब नाम न याद आया था। हाँ, शैलेश को याद आ गया। जब वो मेरे साथ संस्कृत मंत्रालय के एक हॉल में म्यूरल बना रहा था, तब मैंने उसके पूछने पर बताया था। तुम्हारे अब्बा वो क्या करते थे? वे शादियों में, पूजाओं में दीवारों पर हाथी बारात गणेश बनाते थे। फेमस मेवाड़ी वॉल पेंटिंग्स। वाह! और अब मेरे बड़े होने से पहले उनका इंतकाल हो गया, मगर पिछले आंगन में रखे उनके रंग, तरह तरह के रंगीन सॉल, लाख, हिंगलू, नील, सिलबट्टे, हाथ की बनी कूचियाँ, तरह तरह के बर्तन मेरे बचपन के खिलौने थे। तुम जानती हो, उनका अनुभव धड़कता है तुम्हारे म्यूरल्स में। सच? हाँ, देखो ना, यहाँ ये हिस्सा घोड़े की पीठ सा, ये लहरदार हम ऊँट का, ये रंग जो न लाइलक है, न पिंक, न रेड, ये क्या है पता नहीं, पर ये अब्बा इस्तेमाल करते थे। ये वही कसूमल रंग था जो किसी शेड कार्ड में विरले ही मिलता है। माघ माह की बरसात, जिसे मेरे पीछे छूट गए शहर के लोग मावठा कहते हैं, झिमिर झिमिर बरस रहा था। युवती बहुत देर बाद पूरे वजूद से बटोर कर एक दर्द के प्याली सी पलक उठाती, 180 अक्षांश के बीच पसरे युवक पर पल भर को टिकती और बंद सी हो जाती। युवक महसूसता उस नज़र को, और नज़र के गुजर जाने पर पहलू बदलता आहिस्ता से। कुछ शालीन, कुछ भीरू सा लगाव बरसते मावठे को कोहरीला बना रहे थे। इसकी आंख केवल आंख नहीं थी, आंख में एक सूना दिल बैठा था उकड़ू। उसका दिल केवल दिल नहीं था, उसमें कोई आंख बैठी थी, कोहनी केवल। उसकी पीड़ा को बस तटस्थ झांकती ताकती।
उसकी आंख किरकिराती तो उसका दिल कसमसाता। जब दिल कसमसाता तो आंख एक पल ठहर कर सहलाती। कंडक्टर कुछ नहीं कहता, पर उसके दिल में बैठी आंख कहती, कभी तो इन भींचे होठों को खोलकर मुस्करा। अपने दर्द से बुझ गए कलेजे को मेरे कलेजे से बाल की कितने दिन से देख रहा हूँ। भीतर धुआंता तेरी जिंदगी का बिना देखा हिस्सा। इसकी आंख में बैठा दिल चीख कर उठता, मत खोल भेद इस अभेद का। सुख दुख सबके अपने अपने। थार का मरुस्थल की थार हेरे बावले, पर इस दुख की थार नहीं, क्यों कुरेदता है घाव। उसने धीमे धीमे गर्दन उठाई और एक क्षण बुझी नजर से देखा उसकी ओर। हमने उसे देखते हुए देखा। युवक कंडक्टर ने उसे कहा, आराम से टिक जाओ नी। वो हिली तक नहीं। मुझे लगा कि उस युवक ने चुपचाप उसकी सूनी आंखों की मुंडेर पर दिया जलाकर रख दिया। वे चमकी एक पल को ही सही सुख में बदला दुख। एक पल को ही सही बरस गई बदली। न सही फुगनिया जड़ में ही सही भर गया हरापन। कंडक्टर चपल हो गया, बतियाने लगा ड्राइवर से। वो सुनती रही गुमसुम, अपलक तकती रही विपरीत दिशा में जहाँ तेजी से गुजरते दृश्य थे। यात्रा बीत रही थी। उसकी आंखें विरोधाभासी थी। जितनी गहरी शांति थी उसमें उतने ही ज्वार भाटे। 50 मिनट की थी उस युवती की यात्रा, और ये 50 मिनट शैलेश और मैं संभावित स्थायी विक्षोभ भूलकर मगन थे कंडक्टर और मास्टरनी की इस केमिस्ट्री को समझने में। चूँकि हम बिल्कुल ही सामने बैठे थे तो उस शालीनतम और बहुत पछले कांच से रुझान को अपनी कानाफूसी से मलिन और भंग करने का साहस हम भी नहीं कर सके। हमने अपनी आंखों और महीन मुस्कुराहटों से सब कुछ कह सुन और बांट लिया। उनकी आरंभ होती अस्पष्ट और नाजुक दास्तान नैतिकता के बियावां में हमसे कहीं ज़्यादा सहमी हुई थी। हम न जाने कैसे जान रहे थे कि कंडक्टर बस उससे इतना चाहता था, न हंसे खिलखिलाकर और लड़कियों की तरह, पर हौले हौले मुस्कुरा तो सकती है ना। न ले बगीचों के झूलों पर पींगे, बस की इस सीट पर आराम से टिक तो सकती है ना 1 घंटा। उस युवती का पड़ाव आ गया था। मैडम विजयनगर आ गया। बस रुकने से पहले कंडक्टर कूद पड़ा केबिन से बाहर। उतरने वालों का बस के दरवाजे पर जमावड़ा था। मोटी गाड़ियां, लोहारन अपनी मलिन पोटलियां उतारने को उतारू थी कि कंडक्टर ने एक धीमी डांट से सबको रोककर जगह बनाकर मैडम को उतार दिया। गाड़ियां लोहारन की एक पोटली उठाते में उसकी कोहनी अनजान युवती के कंधे से छू गई। उफ! एक बहुत क्षीण मुस्कान कौंधी और बिला गई निर्वात में। उस पल में उस पर ऐसा कसुमल रंग राग छाया कि वो समूची बदल गई। किंतु बस क्षणांश को ही था ये सब। वो बस से उतरकर चली गई। कंडक्टर समेत हम सबने देखे एक सीधी सादी औरत के सीधे चलते पैर, जो किसी रूपसी नायिका की तरह कहीं मंडते नहीं थे, या कि मंड कर खुद अपनी मर्यादा के बोझ तले मिटते जाते। वो जो पीड़ा को भी अपने यौवन की तरह शॉल में छिपाती थी, और कंडक्टर की अबोली तसल्ली का चेहरा उतर जाता। वो तो ऐसी दिखती थी मानो उसने अपना रोना धोना देवताओं तक के आगे नहीं किया होगा। शायद ये सोचकर कि व्यर्थ ही इस देवता को दुखी किया जाए, बेहतर है चुप्पी ओढ़ ली जाए। उसके उतरने के साथ ही मेरे मन में एक दिन घर उभर आया, जहाँ वो रहती होगी, जी रही होगी काले सलेटी दिनों को, जहाँ किसी रेतीली कस्बे की गली का आखिरी घर, ऐसा घर जो कुछ नहीं बोलता, दिन की मर्यादा में मगर रात के अंधेरे में सिसकता होगा। जिस आंगन में कबूतरों की गुटुरगू होती होगी, वहाँ अब आंगन के नीम पर और छज्जों पर कौवे उतरते होंगे हर शाम। सूने मैदानों में खड़े ठूंठ से उठती होगी उल्लू की आवाज़। हमने अनुमान तो लगा ही लिया था कि ये दोनों बहुत दिनों से ऐसे यात्रा करते चले आ रहे हैं। क्या ये रोज़ होता होगा? बस की इस अति संक्षिप्त यात्रा में रोज़ अणु मात्र सा कसमूल रगराग इसके धवल वैराग्य पर छाता होगा। फिर बस से उतरकर ये वैधव्य के वैराग सागर में मिला जाती होगी। क्या रोज़ ही उसकी एक उड़ती तरल निगाह की प्रत्याशा में उस युवक का अस्तित्व उड़ने लगता होगा? रोज़ एक उजास की सृष्टि उसके भीतर होती होगी, लेकिन उसके बस से उतरते सब धड़ाम हो जाता होगा। छटपटाता होगा कलेजे में घायल कबूतर। उसके भीतर से आत्मा उसके साथ ही बस से उतर जाती होगी। क्या ये रोज़ विजयनगर आने पर ऐसे ही अर्ध मूर्छित हो जाता होगा? मैं उस पल बिल्कुल भी नहीं जान सकी थी। उनके बीच कोई साइलेंट मेलोडी थी। शोर में गुम जब ये बीत रही थी, वो उतरी ये मार्मिक
मेलोडी गूंजी थी। वो बिना कहे उससे कुछ कह गई थी। तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो पर मेरा कंपन नहीं, मेरी थीर भंगिमा देख सकते हो पर पसलियों में उछलता दिल तुम देख सकते हो जैसी मैं हूँ, पर मेरे देखने को देखो कि किस साहस से देखती हूँ मैं तुम्हें। इस दृश्य में फंसी खामोशी के छिप कर मैं चीख रही हूँ, सुनो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती हूँ। मत बांधो कोई डोर, जिसे मरना था वो मरकर छूटा या नहीं पता, मगर ये ऐसा मरना है जिसे महसूस किया जा सकता है पल पल मरते हुए। लेकिन मर कौन गया ये हमने देखा। यकीनन देखने लायक थी उसकी मूर्छा, उसके बातूनीपन का खींच में बदलना, रजाई गद्दे तहाकर वापस पटकना, ऊपर और केबिन में न जाकर बस की किसी सीट पर बेजान ढह जाना, अगले दिन की प्रतीक्षा में। फिर अगला दिन, जब भोर से पहले के घुप अंधेरे में वो अपनी उम्मीद को उजास का भरम उड़ाकर चिड़ियों की चहचहाहट से पहले निकल पड़ता होगा, टिकटों की फड़फड़ाहट लेके गुलाबपुरा चिल्लाता हुआ। रोज ऐसे ही बीतता होगा तो रविवार। हम जान गए थे कि वो उससे परोक्षतः कुछ नहीं चाहता। वो तो बस चाहता है कि उसके घावों की चीज़ें सोख लेना, उसकी ज़िंदगी के लू के मौसमों को बस 1 घंटे के लिए बदल देने के लिए छटपटाता है कि उसके मन को ढाढ़स मिले तो कैसे मिले। वो जानता है वो उसे क्या दे सकता है, बस थोड़ी सी राहत, कुछ देर का ये एहसास कि कोई है जिस पर तुम कुछ देर तक टिक सकती हो। भावना, भरोसा, तसल्ली, ये कोरे शब्द उस निशब्दता में, उस कंडक्टर के हर स्पंदन में सिहर जाते हैं। जब वो बस में चढ़ते ही साधिकार केबिन में घुसती है, गुलाबपुरा आने से ज़रा पहले खाली कराई गई पूरी सीट पर बिछाए सफ़ेद बिछौने पर बैठकर उस बिछाए जाने को सार्थक करती है। बस में गाना चलता है, एक ढोलो दूजी मरवड़ तीजो कसुमल रंग। क्षण भर को उसके चेहरे पर कसुमल कुसुम खिलते हैं। वो उधर न देखकर भी देखता है कि उसके सांवले माथे पर लाल टिक्की लगी है। वो ये बिना जाने ही संकोच से भर कर कड़क हो जाती है, सूखे होठ भींचती है, सिमट कर बैठती है, शॉल कस लेती है। एक बादल सड़क भिगोकर लापता है, हवा में भीगी घास की महक है। मौन धारण किए जंगल गुजरते हैं। उस सफ़र के बीतते जाते पलों में मैं चाहती थी कि हमारे सामने एक साइलेंट मेलोडी सा ये प्रेम रोज़ बीते, ये बस का सफ़र रोज़ हो। रोज़ किसी गांव से गुजरने पर गोबर की महक मुझे घर, आंगन, अम्मी और अब्बू के रंगों की खुली प्रयोगशाला की याद दिलाती रहे। मन में बहुत कुछ घुमड़ रहा था, लेकिन हम दोनों चुपचाप सटकर बैठे रहे। हमारे समानांतर एक प्रेम गुजर गया, अपनी लघुता में उदात्तता लिए हुए, अभिव्यक्त, अदैहिक, अमांसल। और हमारा प्रेम अपनी तमाम दैहिकताओं, अपनी कलाकाराना मौलिक अभिव्यक्तियों के साथ साथ तमाम विश्व के साहित्य सिनेमाओं की कोटेशन से प्रेम और उसके नानाविध इजहार उधार लेकर एक छोटे बिंदु में विलोप होता जा रहा था। थैंक यू सो मच।